Hello everyone, welcome back to my channel. So today is BTR2. BTR is something बुरी तरह रटो. जिन्होंने पहली बार लिया उनको मैं बता देती हूँ. BTR is something बुरी तरह रटो. मतलब this is something very important topic, very high potential to come in the exam. So इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है. So आज मैं जो BTR लेके आई हूँ that is OBG. So basically मैं OBG का जितना है ना whole OBG में रिवाइज करवाऊंगी आपको in coming session. So पढ़ तो सबने रखा होगा बिकॉज एग्जाम इज वेरी नियर. सो आपको क्या करना है, आपको डेली लाइक 20 to 30 मिनट्स के सेशन होगा, आपको डेली रिवाइज करना है. मेरी जो वीडियो है 1.5 और 2x की स्पीड पे कर लो एंड रिवाइज कर लो. एंड उसमें से आपको कुछ पॉइंट लगता है जो आपने नहीं पढ़ रखा है, उसको प्लीज़ अपने जो लास्ट टाइम रिविजन वाले नोटबुक अपने जो बना रखी है छोटी नोटबुक उसमें ये लिख लो. बिकॉज दिस टॉपिक इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने एकदम सेलेक्ट करके ये पॉइंट लिखे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड मैं OBG का क्यों लेके आई हूँ, द थिंग इज OBG इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ डेज जो हमारा नॉसेट है ना उसमें OBG का पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछने लगे. लाइक समटाइम्स दे आस्क 20% 30% जो डायरेक्टली है वो OBG से आ जाता है. सो डेट्स वाई आई फील कि मुझे OBG थोड़ा सा लास्ट टाइम बच्चों को बहुत अच्छे से रिवीजन करा देना चाहिए. सो मैं OBG पूरा अच्छे से जो टॉपिक मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं लेके आई. ओके, सो स्टार्ट विद द सेशन. दैट इज द फर्स्ट वन इज द लिपोल्ड मैन्यूवर. सबको पता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. विथ इमेज इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट दिस इज द फर्स्ट लिपोल्ड मैन्यूवर. ठीक है ना, जिसको बोलते हैं फंडल ग्रिप. क्या बोलते हैं? फंडल ग्रिप बोलते हैं, जिसको फंडल ग्रिप बोलते हैं. इमेज देखो, फंडस के पास पैल्पेट कर रहे हैं. ठीक है, सो फंडस के पास पैल्पेट करेंगे. अगर फंडस के पास हमने ऐसे पैल्पेट किया तो अगर हमें हार्ड राउंड ऐसे मूवेबल सा लगेगा, इट मीन्स वहाँ पे क्या है? हेड है. बट अगर हमें लगेगा कि कुछ ऐसे इरेगुलर सा है ना, इरेगुलर सा लग रहा है, सॉफ्ट लग रहा है, नॉन मूवेबल लग रहा है, इट मीन्स क्या होगा? वहाँ पे लेग होगा, बटक्स होगा, है ना. इसका मतलब ब्रिज प्रेजेंटेशन होगा, है ना. जैसे अभी जो दिख रहा है, अभी आप जो इमेज में दिख रहा है, अगर आप इसको टच करोगे तो आपको कैसे लगेगा? ऐसे नॉन मूवेबल सा सॉफ्ट इरेगुलर लगेगा ना. इट मीन्स यहाँ पे क्या है? बटक है. ठीक है ना. सो फंडल ग्रिप ये हो गया. सेकेंड लिपोल्ड मैन्यूवर हमारा होता है लेटरल और अम्बिलिकल ग्रिप. ये दिस वन इज द लेटरल और अम्बिलिकल ग्रिप. वेरी इंपॉर्टेंट. अभी मैं दिखाऊंगी आगे किससे आप कंफ्यूज हो सकते हो. सो दिस वन इज द लेटरल और अम्बिलिकल ग्रिप, जिसमें कि हम क्या करते हैं, ऐसे पूरा पैल्पेट करते हैं कि बैक की साइड है. अगर सोचो अगर यहाँ पे बैक है तो क्या होगा? पूरा पोर्शन बहुत सॉफ्ट होगा ना, एंड लाइक पूरा एकदम क्या बोलते हैं उसको, सॉफ्ट होगा और पूरा फर्म होगा, पूरा फर्म एंड स्मूथ होगा. सो इट मीन्स बैक होगा. अगर इस साइड अगर लेट सपोज इधर लिम्स वगैरह है तो यहाँ पे क्या कैसा लगेगा आपको? ऐसे इरेगुलर लगेगा. कहीं पे लिम्स वगैरह तो इरेगुलर लगेगा. इरेगुलर इसका मतलब कि यहाँ पे क्या है? हमारा लिम्स है बच्चे का. ठीक है ना. सो हमारा ये लेटरल और अम्बिलिकल ग्रिप हो गया. थर्ड हमारा होता है पॉलिक ग्रिप. पॉलिक एंड पेल्विक में कंफ्यूज हो जाते हैं कि थर्ड हमारा पेल्विक होगा कि पॉलिक होगा. तो देखो बहुत सिंपल है. PA पहले आता है या PE पहले आता है? ऑफकोर्स PA पहले आता है. सो पॉलिक, PA पहले आता है, सो मतलब थर्ड हमारा पॉलिक ग्रिप होगा. ठीक है, आई बात समझ में. सो पॉलिक ग्रिप में हम बेसिकली क्या पता करते हैं, ये पूछते हैं एग्जाम में. सो हम प्रेजेंटिंग पार्ट पता करते हैं कि इनलेट पर कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट है. सो उसमें हम बेसिकली ऐसे देखते हैं पॉलिक काइंड ऑफ पॉ बना के. सो पॉलिक ग्रिप में हम प्रेजेंटिंग पार्ट देखते हैं कि यहाँ पे हेड है कि यहाँ पे हमारा फीट है. ठीक है ना, हेड है या फीट है. हेड होगा तो बहुत सॉफ्ट सा राउंड सा दिखेगा, है ना. सो ये प्रेजेंटिंग पार्ट हमारा थर्ड, दिस वन इज द थर्ड मैन्यूवर. तो इससे पता चलता है. एंड फोर्थ वन इज द पेल्विक ग्रिप. ये आपको दिख रहा है, दिस वन इज द पेल्विक ग्रिप. पेल्विक ग्रिप से हमें पता चलता है कि एटीट्यूड बेबी जो है फ्लेक्स है, डिफ्लेक्स है, एक्सटेंशन है, एंड डिग्री ऑफ एंगेजमेंट पता चलता है. तो वेरी इंपॉर्टेंट. जो हमारा लेटरल और अम्बिलिकल ग्रिप था, दिस वन इज द लेटरल और अम्बिलिकल ग्रिप, एंड दिस वन इज द पेल्विक ग्रिप. तो इसमें बच्चे ना किस में कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा लेटरल है कौन सा पेल्विक है. तो देखो अगर आप मदर के लेग के पास खड़े होकर करोगे, है ना, मतलब कि आपका जो फेस है मदर के फेस के टुवर्ड्स होगा, ऐसे करोगे, इट मीन्स दिस वन इज द लेटरल वाला होगा, अम्बिलिकल वाला होगा. बट अगर आप मदर के हेड के साइड खड़े हो जाओगे, ऑपोजिट खड़े हो जाओगे, तो वो पेल्विक हो जाएगा, है ना. मतलब पेल्विक के ऑपोजिट खड़े हो गए. यहाँ पे पेल्विक है, दिस वन इज द पेल्विक, एंड आप पेल्विक के ऑपोजिट यहाँ पे खड़े हो, है ना. सो ये पोजीशन वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे लोग ना इसमें ही कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा अम्बिलिकल है, कौन सा लेटरल है, एंड कौन सा पेल्विक है. सो हमेशा याद रखना, दिस वन इज द पेल्विक जो पेल्विक के जस्ट साइड में खड़े होंगे, एंड दिस इज द अम्बिलिकल जो यहाँ पे मदर के
फेस के तरफ खड़े रहेंगे। एंड जितने भी हमारा लिपोल मैनूवर है ना, सारा हम मदर के फेस के सामने से खड़े होकर करते हैं, एक्सेप्ट दिस फोर्थ वाला पेल्विक ग्रिप वाला। तो ऐसे याद रहेगा आपको, ठीक है ना। सो लिपोल मैनूवर हो गया। सेकंड वन इज द फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी। दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, क्या इंक्रीज होता है क्या डिक्रीज होता है। सो एक आपके सामने एक छोटा सा टेबल है, बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो क्या क्या इंक्रीज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या क्या इंक्रीज होता है, ब्लड इंक्रीज होता है, प्लाज्मा इंक्रीज होता है, आरबीसी वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ऑफ कोर्स प्लाज्मा आरबीसी वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम, टोटल ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। रेटिकुलो काउंट इंक्रीज होता है, डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज होता है, ऑल क्लोटिंग फैक्टर इंक्रीज हो जाता है एक्सेप्ट फैक्टर 11 एंड 13 जो कि क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। फिब्रिनोजेन इंक्रीज होता है, ईएसआर काउंट इंक्रीज हो जाता है एंड हमारा सेक्सुअल हार्मोन बाइंडिंग जो ग्लोब्यूलिन होता है वो इंक्रीज होता है एंड थायराइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन इंक्रीज होता है एंड टोटल प्रोटीन इंक्रीज होता है। सो दैट्स वाई जो मदर ऑलरेडी हाइपोथायरॉयडिज्म होती है ना एंड जो लिवोथायरोक्सिन टैबलेट पे होती है, सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनका जो लिवोथायरोक्सिन का जो टैबलेट है ना, वो थोड़ा उसका डोज और इंक्रीज करना पड़ता है, बिकॉज ऑलरेडी इन प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है, ऑलरेडी हाइपोथायरॉयडिज्म वाली कंडीशन हो रही है, टीबीसी इंक्रीज हो रही है एंड ऑलरेडी उसको हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो दैट्स वाई जो डोज है वो थोड़ा इंक्रीज करना पड़ता है, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ट में से क्या होता है, हार्ट में हमारा कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, बट बीपी क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस वगैरह कम हो जाता है, दैट्स वाई, है ना। सो बीपी क्या होता है, कम होता है, बट कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसके अलावा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इंक्रीज होती है, टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज होती है, मिनट वेंटिलेशन इंक्रीज होती है। कैसे याद करना है, आई सी मूवी इन टीवी, याद हो गया, आई सी मूवी इन टीवी, ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो बट एफआरसी जो है ना, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। सो ये याद करने से, ठीक है ना। एंड ऑफ कोर्स कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो क्या इंक्रीज हो जाएगा हमारा, जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बेसिकली ये याद रखना है। वजाइनल पीएच क्या होता है, कम होता है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस जो है वो इंक्रीज हो जाता है इसलिए। सो फैक्टर 11-13 डिक्रीज होती है, एफआरसी जो है वो डिक्रीज होती है, बीपी कम होता है और वजाइनल पीएच कम होता है। इतना याद एटलीस्ट कर लो डिक्रीज वाले में। इंक्रीज वाला तो बहुत सिंपल है, याद हो गया होगा आपको, ठीक है। देन कमिंग टू द स्क्रीनिंग टेस्ट, क्या क्या स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो फर्स्ट वन इज, आपने सुना होगा, डुअल मार्कर, ट्रिपल मार्कर एंड क्वाड्रुपल मार्कर। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एग्जाम में पूछते हैं कि डुअल मार्कर में हम क्या क्या चेक करते हैं एंड इन लाइक ट्राइसोमी 13, 18 या 21 में क्या इंक्रीज होता है क्या डिक्रीज होता है। सब ओवरऑल ये जो पेज है वो पूरा एक्सप्लेन कर देगा आपको। सो डुअल मार्कर में मतलब कि दो चीज़ें चेक करेंगे। सो HCG चेक करेंगे और पैप एज चेक करेंगे, ठीक है ना। पैप एज चेक करेंगे और HCG चेक करेंगे। कब करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चेक करते हैं। डुअल है, दो ही चीज़ चेक करना है तो सबसे पहले चेक करेंगे, मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चेक करेंगे। HCG चेक करेंगे और पैप एज चेक करेंगे, ठीक है ना। सो क्या होता है डाउन सिंड्रोम में, मतलब कि ट्राइसोमी ऑफ 21 में क्या होता है, HCG क्या होता है, हाई होता है, H मतलब हाई तो HCG हाई होती है, और जो पैप ए है ना वो क्या होता है, कम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से MCQ आता है। बट अपोजिट जो हमारा ट्राइसोमी 18 और 13 है ना, उसमें HCG कम होता है। डाउन सिंड्रोम में डाउन है ना, डाउन बट डाउन नहीं होता है, HCG हाई होता है, ऐसे याद करना है। बट अदर्स लाइक अदर ट्राइसोमी लाइक 18 और 13 में क्या होता है, HCG कम होता है और पैपे भी कम होता है। सो ये आपको याद हो गया, अच्छे से याद हो गया। देन कमिंग टू द ट्रिपल मार्कर कब करते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में करते हैं। डुअल के बाद ट्रिपल आएगा तो मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद सेकंड ट्राइमेस्टर में हम क्या करेंगे, ट्रिपल मार्कर करेंगे। ट्रिपल मार्कर मतलब हे याद करो, हे मतलब कि HCG, A for AFP एंड E for स्ट्रायोल, है ना, अनकॉन्जुगेटेड स्ट्रायोल चेक करते हैं, ठीक है ना। सो इन डाउन सिंड्रोम में HCG तो इंक्रीज ही होता है, पता ही आपको, एंड AFP एंड स्ट्रायोल क्या होता है, कम होता है ना। AFP एंड स्ट्रायोल क्या होता है, कम होता है। सो ये याद हो गया आपको। देन कमिंग टू द क्वाड्रुपल मार्कर। सो क्वाड्रुपल मार्कर में मतलब कि हे कैसे हो, है ना, हे आई एम दिस, सो आई हे आई एम इरम, है ना। सो आई मतलब इनहिबिन ए। सो क्वाड्रुपल मार्कर में HCG भी चेक करते हैं, AFP भी चेक करते हैं, स्ट्रायोल भी चेक करते हैं एंड उसके साथ प्लस में हम इनहिबिन ए भी चेक करते हैं। एंड क्वाड्रुपल मार्कर भी कब चेक करते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं, ठीक है। सो डुअल मार्कर, ट्रिपल मार्कर एंड क्वाड्रुपल मार्कर। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज द कंफर्मेटरी टेस्ट। ये तो हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट था। कुछ अगर हमें लगेगा एबनॉर्मेलिटीज, कुछ हमारा कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज ऐसा लगेगा हमें, है ना,
कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर लगे तो हम क्या करेंगे, कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। कंफर्मेटरी टेस्ट में क्या क्या होता है, फर्स्ट वन इज द कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, CVS। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, हम नीडल इंसर्ट करते हैं एंड फ्लूइड निकालते हैं, फ्लूइड एस्पिरेट करते हैं एंड उसको चेक करते हैं ना। सो फर्स्ट वन इज द CVS कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग। कब करते हैं, 10 to 13 वीक पे करते हैं एंड ट्रोफोप्लस देखते हैं, ठीक है ना। सो CVS कब करते हैं, 10 to 13 वीक पे करते हैं, बेसिकली ये पूछते हैं। सेकेंड वन इज द एमनियोसिंथेसिस, मोस्ट कॉमन, मतलब CVS और एमनियोसिंथेसिस एंड कोर्डोसिंथेसिस, इनमें से सबसे मोस्ट कॉमन हम कौन सा प्रोसीजर करते हैं, एमनियोसिंथेसिस मोस्ट कॉमनली करते हैं, है ना। ये दोनों उतना नहीं करते हैं, मोस्ट कॉमनली हम एमनियोसिंथेसिस करते हैं। एमनियोसिंथेसिस कब करते हैं, 15 to 20 वीक में करते हैं, ठीक है ना। एमनियोसाइट्स, फिटल, डर्मल, फाइब्रोब्लास्ट वगैरह देखते हैं, ठीक है ना। सो बेसिकली आपको ये याद करना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि CVS बेसिकली हम 10 to 13 वीक पे करते हैं, एमनियोसिंथेसिस बेसिकली हम 15 to 20 वीक पे करते हैं एंड कोर्डोसिंथेसिस बेसिकली हम 18 to 20 वीक पर करते हैं, है ना। सो CVS 10 to 13, उसके बाद हमारा आ जाएगा एमनियोसिंथेसिस जो कि 15 से 20 हो जाएगा, और कोर्डोसिंथेसिस मतलब कि 18 से 20 पे करते हैं एंड इसमें हम फीटल ब्लड सेल्स देखते हैं। सो ये हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया। सो ये भी आपको याद हो गया, ओके। मतलब याद हो रहा है ना आपको, मतलब दिस इज समथिंग, मैंने बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी चीज़ें बस डाली है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन, ये वो फलाना ढिकाना ऐसे वैसे ये सब नहीं डाला है, ठीक है ना। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बस वही डाला है। सो कमिंग टू द अबॉर्शन, अबॉर्शन इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक एवरी टाइम एक MCQ आता है एंड लोग इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनकम्प्लीट है कि इनएविटेबल है कि मिस्ड है क्या है। बट यहाँ पे मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज़ें बताऊंगी जिसको देख के आपको एकदम लाइक इजिली आप आइडेंटिफाई कर लोगे। सो अबॉर्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल अबॉर्शन इनकम्प्लीट, सबसे पहले आपको क्या देखना है, ओस, ओस ओपन है या क्लोज है। ओस जो है मतलब कि सर्वाइकल ओपनिंग, ओस मतलब कि सर्वाइकल ओपनिंग, सर्वाइकल ओपनिंग जो है वो ओपन है या फिर क्लोज है, ठीक है ना। अगर ओपन होगा तो आपके माइंड में सिर्फ दो चीज़ों का ख्याल आना चाहिए, फर्स्ट वन इज द इनकम्प्लीट अबॉर्शन एंड सेकेंड वन इज द इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब आई से दोनों, इनकम्प्लीट और इनएविटेबल। अगर ओस ओपन है, अगर सर्वाइकल ओपनिंग अगर प्रेजेंट है, सर्वाइकल ओपन है, इट मीन्स आपके माइंड में दो ही आना चाहिए, दो ही अबॉर्शन हो सकता है, या तो इनकम्प्लीट होगा या फिर इनएविटेबल होगा, ठीक है ना। बट कब इनकम्प्लीट बोलेंगे, कब इनएविटेबल बोलेंगे, तो उसको हम पढ़ते हैं। सो इनकम्प्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन मतलब कि नाम से पता चल रहा है कि इनकम्प्लीट मतलब कुछ पार्ट बाहर आ गया एंड कुछ पार्ट अभी भी यूट्रस के अंदर है। इनकम्प्लीट का मतलब यही होता है ना, आधा अधूरा चीज़ें हो गई है। सो ओस तो ओपन होगा, सर्वाइकल ओपनिंग होगी, ब्लीडिंग प्रेजेंट होगा क्योंकि ऑफ कोर्स कुछ पार्ट बाहर आ गया है तो ब्लीडिंग प्रेजेंट होगा, पेन होगा एंड यूट्रस स्मॉलर होगा। क्यों, क्योंकि कुछ पार्ट बाहर आ गया एंड कुछ पार्ट अंदर है, सो यूट्रस क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। एंड जब आप अल्ट्रासाउंड करवाओगे तो क्या पता चलेगा आपको कि रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, मतलब कि कुछ जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो अभी भी रिटेन है अंदर, मतलब कुछ बाहर आ गया है एंड कुछ अंदर है, इट मीन्स इट इज इनकम्प्लीट अबॉर्शन। आई बात समझ में, सो मतलब कंप्लीट हमें करना होगा। देन सेकेंड वन इज ओस ओपन होगा, ब्लीडिंग इज ऑल्सो प्रेजेंट, पेन भी रहेगा, बट यहाँ पे यूट्रस क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब कि इनएविटेबल का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन है ना वो बाहर बिल्कुल आया नहीं है, आने वाला है, आ जाएगा, आना आना ही है, मतलब अबॉर्शन करना ही करना है, फीटस अंदर रख नहीं सकते अब, बट अभी आया नहीं है। इनकम्प्लीट में क्या था कि आधा आया है आधा अंदर है, आधा मतलब कुछ आया है कुछ अंदर है। इनएविटेबल में मतलब कि अभी बिल्कुल आया नहीं है, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि फीटस तो अंदर है बट नो फीटल कार्डियक एक्टिविटी, फीटल कार्डियक एक्टिविटी नहीं है, दैट्स वाई जो इनएविटेबल है उसको हमें अवॉइड करवाना ही होगा। पूरा लाइक जो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन है वो बाहर नहीं आया है, वो जस्ट आने वाला है, तो हमें प्रॉपर अबॉर्ट करवाना होगा बिकॉज फीटल कार्डियक एक्टिविटी क्या है, अब्सेंट है, नो है, ठीक है। ओस ओपन आइदर इनकम्प्लीट और इनएविटेबल। बट अगर उन्होंने बोल दिया कि ओस जो है वो क्लोज है, ओस क्लोज है, तो ओस क्लोज है तो आपके माइंड में क्या 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 ख्याल आना चाहिए, या तो वो कंप्लीट हो सकता है, या तो वो थ्रेटन अबॉर्शन हो सकता है, या तो वो मिस्ड अबॉर्शन हो सकता है। बट कब कंप्लीट बोलेंगे, कब थ्रेटन बोलेंगे, कब मिस्ड बोलेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक मतलब बहुत सिंपल बता रही हूँ मैं, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। सो कंप्लीट कब बोलेंगे, जब होस्ट कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। क्यों, बिकॉज ऑफ कोर्स जो जो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन है वो पूरी तरीके से बाहर आ गया है, कुछ भी अंदर नहीं बचा है, तो क्या होगा, ओस क्लोज हो जाएगा,
ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, यूट्रस स्मॉलर हो जाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन अंदर था वो सारा बाहर आ गया, सो यूट्रस क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। एंड जब आप अल्ट्रासाउंड करवाओगे तो जो यूट्रस है वो क्या होगा, एम्प्टी होगा, क्योंकि सारा प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर आ गया, मतलब कि कंप्लीटली अबॉर्शन हो चुका है, ठीक है ना। सो दिस इज कंप्लीट, मतलब कंप्लीट हो गया है। कमिंग टू द थ्रेटन, थ्रेटन मतलब कि थ्रेट कर रहा है वो, मतलब कि बोलते ना वो मुझे थ्रेट कर रही है, सो थ्रेट कर रहा है मतलब कि कुछ खतरा होने वाला है, अभी जस्ट मतलब खतरे के क्या बोलते हैं, खतरे के एज पर आ गया है, खतरा मतलब एकदम एज पर है, बस होने वाला है ना। सो दैट इज द थ्रेटेड, मतलब क्या है कि ओस अभी क्लोज्ड है, स्पॉटिंग है, जो ब्लड है ना वो स्पॉटिंग है, पेन प्रेजेंट है, यूट्रस इक्वल है। एंड अल्ट्रासाउंड जब देखोगे तो फीटस अंदर है, एंड फीटस कार्डियक एक्टिविटी इज ऑल्सो प्रेजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फीटस कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट है, फीटस अंदर है, इट मीन्स जो है वो थ्रेटन अबॉर्शन है, मतलब कि अगर आपने यहाँ पे मैनेजमेंट किया ना तो आप रोक सकते हो, आप अबॉर्शन होने से रोक सकते हो। सो कभी भी जब अगर थ्रेटन अबॉर्शन का लाइक केस होता है तो क्या करते हैं हम, कंप्लीट बेड रेस्ट करते हैं, एंड लाइक प्रोजेस्टेरोन लाइक हार्मोन वगैरह देते हैं, बहुत सारे मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है ना। सो कंप्लीट बेड रेस्ट हमें देना है, सबसे द फर्स्ट प्रायोरिटी इज इन थ्रेटन अबॉर्शन, देयर शुड बी we say to the patient कि you should have complete bed rest, complete bed rest, ठीक है ना। देन कमिंग टू द मिस्ड अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन में क्या होगा, ओस तो क्लोज ही होगा, स्पॉटिंग और पेन प्रेजेंट हो भी सकता है एंड एब्सेंट भी हो सकता है, लाइक दोनों चीज हो सकता है, स्पॉटिंग एंड जो पेन है वो प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो यूट्रस है वो स्मॉलर होगा, एंड अल्ट्रासाउंड क्या बताएगा, नो फीटल कार्डियक एक्टिविटी, मतलब कि जो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन है ना वो पूरा लाइक बाहर आ गया है ना। फीटल जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन है वो बाहर आ गया है, पता ही नहीं चला आपको, या तो बाहर आने वाला है या थोड़ा अंदर रह गया है, बट फीटल कार्डियक एक्टिविटी क्या है, अब्सेंट है, ठीक है ना। तो मिस्ड अबॉर्शन और इनएविटेबल वाले अबॉर्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, इनएविटेबल में क्या होगा कि वो ओपन रहेगा, बट इन मिस्ड अबॉर्शन में लाइक मिस हो गया, पता ही नहीं चला एंड अबॉर्शन हो गया, सो इसमें क्या होगा, ओस क्लोज्ड हो जाएगा, बट फीटल कार्डियक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी, ठीक है ना। सो इन सारे केसेस में हमें अबॉर्शन करवाना ही करवाना होगा, एक्सेप्ट थ्रेटन अबॉर्शन में। थ्रेटन अबॉर्शन में हम कंप्लीट बेड रेस्ट देते हैं, लाइक मैनेज यहाँ पे हम मैनेज कर सकते हैं, हम अबॉर्शन होने से रोक सकते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। देन कमिंग टू द प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ भी यहाँ से आ जाता है लाइक रिलेटेड विद ड्रग्स एंड एनीथिंग, सो बहुत शॉर्ट में पढ़ाऊंगी, आपको फटाफट आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोनिक हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं, इफ बीपी इज मोर देन 140/90, लेस देन 20 वीक ऑफ पीरियड ऑफ जेस्टेशन, लेस देन 20 वीक ऑफ पीरियड ऑफ जेस्टेशन पे अगर बीपी मोर देन 140/90 होगा उसको हम बोलेंगे क्रोनिक हाइपरटेंशन। देन कमिंग टू द जेस्टेशनल हाइपरटेंशन और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, दैट इज द PIH, वो कब बोलेंगे, इफ बीपी इज मोर देन 140/90, more than 20 वीक ऑफ पीरियड ऑफ जेस्टेशन, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि बीपी तो है मोर देन 140/90, मतलब कि बिफोर 20 वीक बीपी नॉर्मल था, बट आफ्टर 20 वीक, आफ्टर 20 वीक ऑफ पीरियड ऑफ जेस्टेशन जो बीपी है दैट इज मोर देन 140/90, देन इट इज टर्म्ड एज जेस्टेशनल हाइपरटेंशन और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देन कमिंग टू द प्रीक्लेम्सिया, प्रीक्लेम्सिया कब बोलेंगे, सो प्रीक्लेम्सिया जब बोलेंगे जब हाइपरटेंशन भी होगा एंड साथ साथ प्रोटीनूरिया भी होगा, मतलब प्रोटीन यूरिन के थ्रू बाहर आएगा, मतलब पी से प्रीक्लेम्सिया, पी से प्रोटीनूरिया, ऐसे याद करना है, पी से प्रीक्लेम्सिया एंड पी से प्रोटीनूरिया, मतलब कि प्रीक्लेम्सिया में बीपी तो बढ़ा रहेगा ही, हाइपरटेंशन तो रहेगा ही, उसके साथ साथ प्रोटीनूरिया भी होगा। प्रोटीनूरिया मतलब कैसे बोलेंगे, इफ मोर देन 300 mg इन 24 आवर्स जो है वो हमारा प्रोटीन लाइक निकलेगा, या फिर यूरिन प्रोटीन जब आप करोगे, यूरिन प्रोटीन एंड क्रिएटिनिन जो रेशियो है वो मोर देन और इक्वल टू 0.3 होगा, और डिपस्टिक जब करोगे जो एकदम ऑन द स्पॉट करते हैं, डिपस्टिक करोगे तो आपको +1 मिलेगा परसिस्टेंटली, सो दिस इज termed as proteinuria. Please remember these values. Maybe in pre-exam they can ask, because प्री एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअल एंड लाइक डायरेक्टली पूछ लेते हैं, सो डायरेक्टली वो पूछ सकते हैं कि प्रोटीनूरिया कब बोलेंगे। सो यू शुड नो कि लाइक इफ इट इज मोर देन 300 mg इन 24 आवर्स, और यूरिन प्रोटीन और क्रिएटिनिन रेशियो इज मोर देन 0.3 और इक्वल टू 0.3, और डिपिस्टिक टेस्ट जो है वो +1 होगा, देन इट इज टर्म्ड एज प्रोटीनूरिया, ठीक है ना। देन कमिंग टू द सीवियर प्रीक्लेम्सिया,
ये सारा आ रखा है एग्जाम में, दैट्स व्हाई आई हैव राइट देयर। सो प्रीक्लेम्सिया आ रखा है एंड सिवियर प्रीक्लेम्सिया आ गया, तो ऐसा नहीं कि प्रीक्लेम्सिया एंड सिवियर प्रीक्लेम्सिया सेम है, नो। सिवियर प्रीक्लेम्सिया में क्या होगा कि बीपी तो ज़्यादा होगा ही होगा एंड उसके साथ हेल्प हेल्प प्रेजेंट होगा। हेल्प का मतलब होता है हीमोलाइटिक एनीमिया, एच हीमोलाइटिक एनीमिया, ई इज एलिवेटेड लीवर एंजाइम, ठीक है, एलिवेटेड लीवर एंजाइम, एंड एलपी इज द लो प्लेटलेट काउंट, ठीक है ना। सो हीमोलाइटिक एनीमिया प्रेजेंट होगा, एलिवेटेड लीवर एंजाइम प्रेजेंट होगा, मतलब कि एएसटी जो है मोर देन 70 होगा, एंड लो प्लेटलेट काउंट होगा, लाइक लेस देन 1 लाख पर mm³ होगा। सो मतलब कि दिस इज सिवियर प्रीक्लेम्सिया, मतलब कि जो मदर है उसको पल्मोनरी एडिमा हो रहा है, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है। सो ये सारा क्या बताता है, सिवियर प्रीक्लेम्सिया बताता है। ओके, सो कमिंग टू द इक्लेम्सिया, देखो कितने सारे टर्म्स है ना, क्रोनिक हाइपरटेंशन, देन प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन और जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, देन कमिंग टू द प्रीक्लेम्सिया, सिवियर प्रीक्लेम्सिया, देन कमिंग टू द इक्लेम्सिया। इक्लेम्सिया में क्या होगा, हाइपरटेंशन के साथ साथ क्या होगा, सीजर भी आने लग जाएंगे, मतलब कि और ज़्यादा सीवियर केसेस हो गए, मतलब सीजर भी आने लग जाएगा तो उसको क्या बोलोगे आप, इक्लेम्सिया बोलोगे, ठीक है ना। देन कमिंग टू द हाइपरटेंसिव इन प्रेगनेंसी, ये वाला एमसीक्यू भी आ रखा है कि उन्होंने बोला था कि कौन सा एमसीक्यू, कौन सा एमसीक्यू क्या है, कौन सा जो ड्रग है वो मदर को देंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसमें 4 ऑप्शन थे, तो कौन नहीं था, कौन कैसे था, तो वो आपको याद करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटी हाइपरटेंसिव इन प्रेगनेंसी हम कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेबेटालोल। लेबेटालोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंसिव, for hypertension in pregnancy, very very important, this is something very very important. Labetalol is the drug of choice for हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, तो ये आपको याद हो गया, लेबेटालोल वेरी सिंपल। उसके अलावा लेबेटालोल अगर नहीं दे सकते तो उसके अलावा और क्या क्या दे सकते हो आप, मिथाइल डोपा, ऐसे याद कर लो, LMN याद हो गया, लेबेटालोल, मिथाइल डोपा, निफिडिपिन, LMNN, LMNNNNH, ठीक है ना, याद हो गया, क्या क्या, लेबेटालोल, लेबेटालोल, and this is methyl dopa, this is nifedipine, this is nitroprusside, and this is nitroglycerin, and this H is the hydralazine। so ये सारा ड्रग जो है हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दे सकते हैं, सॉरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम दे सकते हैं, ठीक है ना। सॉरी हाँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये सारे ड्रग्स हम दे सकते हैं, ठीक है ना। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कौन से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स नहीं दे सकते हैं, सो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर एंड ACE इनहिबिटर, है ना, सुना होगा आपने, कैप्टोप्रिल, इनैलोप्रिल, वो सब नहीं दे सकते हैं। बीटा ब्लॉकर एक्सेप्ट लेबिटालोल, देखो लेबिटालोल इज ऑल्सो द बीटा ब्लॉकर वन, बट लेबिटालोल को सॉरी लेबिटालोल को छोड़ के सारे बीटा ब्लॉकर क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड डायूरेटिक्स। सो ये सारा हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं देते हैं। बेसिकली जो ARB है ना, वो क्या करता है, रीनल एजेनेसिस करता है बच्चे में। सो ये सब कुछ कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज, जो फार्मा बोलते हैं ना, फार्मा पढ़ा दो, फार्मा पढ़ा दो, सो फार्मा में इस तरीके का ही MCQ आता है बेसिकली, ठीक है ना। सो ये प्लीज याद कर लेना। उसके बाद कमिंग टू द इक्लेम्सिया, सो इक्लेम्सिया में एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ बिकॉज ऑफ इक्लेम्सिया इज ड्यू टू द हेमरेज, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, ठीक है, तो ये याद करना है। एंड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इक्लेम्सिया इज, सबको पता है, मैग्नीशियम सल्फेट, अब तक तो पता हो ही जाना चाहिए बिकॉज एग्जाम इज वेरी वेरी नियर, ठीक है ना। सो मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, इसको देने का भी एक तरीका होता है, ऐसे नहीं कैसे भी दे देंगे, कितना भी डोज दे देंगे। ये जो हम देते हैं ना, वो कौन सा रेजिमेंट फॉलो करते हैं, हम प्रिचार्ड रेजिमेंट फॉलो करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, 14 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट लोडिंग डोज देते हैं। कैसे देते हैं आप याद कर लेना, 14 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट एज अ लोडिंग डोज देते हैं, जिसको हम डिवाइड करते हैं 4 ग्राम में, और 5 ग्राम और 5 ग्राम, 4 ग्राम 5 ग्राम 5 ग्राम, 4 ग्राम IV दे देंगे, 4 ग्राम कैसे देंगे, IV देंगे, एंड 20% मैग्नीशियम सल्फेट होगा ये, जो कि हम IV दे देंगे। उसके बाद 5 ग्राम इन ईच बटक IM देंगे, कैसे देंगे, IM देंगे, एंड वो हमारा कितना होगा, 50% मैग्नीशियम सल्फेट होगा। जो हम जो 5 है ना, तो 50% होगा, ऐसे याद कर लो, 5 50%, 4 ग्राम 20%, ठीक है। एंड ये हमारा लोडिंग डोज हो गया। उसके बाद मेंटेनेंस के लिए हम 5 ग्राम IM एवरी 4 आवर्ली देते हैं ऑन ऑल्टरनेट बटक फॉर 24 आवर्स तक, ठीक है ना। सो दिस इज द प्रिचार्ड रेजिमेन फॉर मैग्नीशियम सल्फेट। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थेराप्यूटिक लेवल ऑफ मैग्नीशियम,
therapeutic level of digoxin you should know, lithium you should know, and magnesium. This three drug is very very important. Therapeutic जो level है you should know this all three drugs, ठीक है ना. So therapeutic level of magnesium is 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है ना. सो अगर जब पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं ना, तो उस टाइम हमें क्या क्या मॉनिटर करना है. हमें मॉनिटर करना है रेस्पिरेटरी रेट, यूरिन आउटपुट एंड डीप टेंडन रिफ्लेक्स. क्योंकि देखो अगर मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी स्टार्ट होती है, सो फर्स्ट साइन क्या होगा, डीप टेंडन रिफ्लेक्स क्या होगा, अब्सेंट होगा. दिस इज द अर्ली साइन. फर्स्ट साइन कब होगा, लाइक मोर देन 4 to 7 नॉर्मल है ना, सो लाइक मोर देन 8 पे ये स्टार्ट हो जाएगा डीप टेंडन रिफ्लेक्स डिक्रीज होना. देन अगर आपने अभी भी ट्रीट नहीं किया एंड अगर मैग्नीशियम का लेवल मोर देन 12 हो गया, तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा, ठीक है ना. एंड अगर आपने अभी भी ट्रीट नहीं किया, सही नहीं किया, एंड मैग्नीशियम का लेवल मोर देन 15 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो गया, सो यहाँ पे अरेस्ट आ सकता है, मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो और अरेस्ट आ सकता है. सो दिस इज द फेटल जोन, दिस इज द डेंजर जोन, एंड डीप टेंडन रिफ्लेक्स लॉस का इट इज द अर्ली साइन. सो ये आपको समझ में आ गया. प्रिचार्ड रेजिमेन 14 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 5 ग्राम, 20%, IV 5 ग्राम, 5 ग्राम इन ईच बटक 50%, ठीक है ना. एंड इसका मॉनिटरिंग करना है. 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इज द नॉर्मल थेराप्यूटिक लेवल, एंड लाइक डीप टेंडन रिफ्लेक्स, देन रेस्पिरेटरी रेट, देन हमारा हार्ट, ठीक है ना. एंड मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस इज द कैल्शियम ग्लूकोनेट. सो देखो इस छोटे से स्लाइड से हमने कितनी सारी चीज़ें पढ़ ली, एंड यहाँ से कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, है ना. सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स ऑल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू टॉपिक रिलेटेड विथ OBG, ठीक है. सो आज इतना आज रिवाइज कर लो, कल बाकी रिवाइज करेंगे, ठीक है. सो ऑल द बेस्ट. अच्छे से बस अब जो है ना, दिस इज़ द टाइम कि आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है. मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लो, जितना हो सके रिवीजन करो और MCQ सॉल्व करो. रिवीजन करो, MCQ सॉल्व करो, एनालाइज करो, जो गलती है उसको सॉल्व करो, ठीक है ना. देखो नेगेटिव परसेंट कह रही हूँ, नेगेटिव तो होगा ही होगा, लाइक 100% एक्यूरेसी इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. कि आप सोच रहे हो कि मेरा एकदम 0 नेगेटिव हो, नो इट्स नॉट पॉसिबल. 10 अगर आपका 10 तक 15 तक अगर आप आ गए हो, तो इट्स लाइक वेल एंड गुड, सही है, ठीक ठाक है. लाइक 10 to 15 इज इनफ, ठीक है. बट अभी भी कोशिश करते रहो, कोशिश नहीं छोड़ना. बट 10 to 15 अगर आ गया तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे से पढ़ते रहना है. ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.